हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट की PYQ सीरीज, जिसमें हम सॉल्व करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से, जो कि है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर को अगर हम देखें तो इस चैप्टर को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट, दूसरा है डिमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, और तीसरा है एरर इन मेजरमेंट। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से, जो कि है फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि नीट 2024 का है। क्वेश्चन में है द क्वांटिटी विच हैव द सेम डिमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर। तो इस क्वेश्चन में मेनली हमें बोला गया है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन का डिमेंशन सॉलिड एंगल से मैच करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या सबसे पहले जानना होगा, हमें पहले सॉलिड एंगल का डिमेंशन जानना होगा। ठीक है, और हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन या फिर यूनिट निकालने के लिए हमें उस क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है DA डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो DA है ये है हमारा एरिया और R होता है रेडियस। ठीक है, तो एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे बात किया गया है डायमेंशन का, तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एरिया मेनली हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, या फिर अगर हम सर्कल की बात करें तो πr² होता है ना। तो अगर हम इसका डायमेंशन देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L⁻², है ना। और रेडियस क्या है, रेडियस एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L, और रेडियस का स्क्वायर है तो L⁻²। तो अब अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1। एंड व्हाट इज़ द 1? 1 इज एक्चुअली अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि जो सॉलिड एंगल है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। अब हमें चेक करना है कि इन ऑप्शन में से कौन से ऐसे क्वांटिटी हैं जो कि डायमेंशन लेस है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से, जिसमें दिया हुआ है स्ट्रेन एंड एंगल। तो सबसे पहले स्ट्रेन को देखते हैं। तो स्ट्रेन का डायमेंशन देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसका फॉर्मूला चाहिए। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन का मतलब है कि बॉडी को हम अगर 1D ले रहे हैं, 2D ले रहे हैं या फिर 3D ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है कि जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम किसी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो उसका लेंथ चेंज हो जाएगा। अगर हम किसी, मान लो कि सर्कल है, उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा। और अगर हमारे पास मान लो कोई क्यूबिक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसके लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों में चेंज आएगा, मतलब कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं कि उस बॉडी में कितना चेंज आया डायमेंशन में, डिवाइडेड बाय कितना उसका ओरिजिनल डायमेंशन था। तो अगर हम 1D का केस देखें तो 1D में ये क्या हो जाता है, ΔL/L, 2D में हो जाता है ΔA/A, और 3D में हो जाता है ΔV/V, है ना। तो अगर हम तीनों डायमेंशन में से किसी को भी ले तो हर एक में देख रहे हैं कि सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेन का डायमेंशन होगा वो 1 होगा, और 1 का मतलब क्या है, डेट इज़ द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो स्ट्रेन है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। अब दूसरे पॉइंट को चेक करते हैं, जो कि है एंगल, है ना। तो एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज़ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। और आर्क का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर हमारे पास ये सर्कल है और अगर हम इसके सेंटर से ये मान रहे हैं कि हमारा थीटा है, जो कि एक एंगल है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं आर्क, और ये होता है हमारा रेडियस, है ना। तो आर्क को अगर देखें तो आर्क एक लेंथ है और रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है। तो दोनों का डायमेंशन कट जाएगा और ये फिर से क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉलिड एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी था, और स्ट्रेन एंड एंगल दीज बोथ क्वांटिटी आर द डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव डायमेंशन बट नो यूनिट्स,
नो यूनिट एंड नो डिमेंशन, बोथ यूनिट एंड डिमेंशन, यूनिट बट नो डिमेंशन। तो हमें मेनली यहाँ पे दो क्वांटिटी के बारे में बोला गया है, पहला है हमारा प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वांटिटी हमें दिया हुआ है। तो एक है हमारा प्लेन एंगल और दूसरा क्वांटिटी है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, और इन दोनों क्वांटिटी के में किसके बारे में बोला गया है, इनके डायमेंशन और इनके यूनिट के बारे में बोला गया है ना। तो हमें पता है कि अगर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन या फिर उसका यूनिट निकालना हो तो हमें उस क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्लेन एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि प्लेन एंगल होता है हमारा आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, है ना। और सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और डी ए क्या होता है, डेट इज़ द स्मॉल एरिया। आर स्क्वायर जो होता है ये होता है हमारा रेडियस का होल स्क्वायर, है ना। तो अब हम बात करते हैं इनके डायमेंशन और इनके यूनिट की। तो सबसे पहले इनका डायमेंशन देखते हैं दोनों क्वांटिटी का। तो थीटा को अगर हम देखें तो लेंथ को लेंथ से डिवाइड किया जा रहा है, इट मीन्स इट इज़ द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो वाले क्वेश्चन में किया, दैट इज़ द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और अगर हम सॉलिड एंगल को देखें तो सॉलिड एंगल को भी एरिया का डायमेंशन क्या हो गया हमारा L की पावर 2, और रेडियस क्या है, एक लेंथ है, तो ये भी हो जाएगा L की पावर 2। तो दोनों ही सेम क्वांटिटी हो गए, तो ये भी हमारा कैसा आ जाएगा, डायमेंशन लेस, है ना। तो दोनों का ही डायमेंशन नहीं होगा, दे हैव नो डायमेंशन। अब हम बात करते हैं इनके यूनिट की। ठीक है, तो अगर हम प्लेन एंगल के SI यूनिट की बात करें तो प्लेन एंगल को हम किस में लिखते हैं, प्लेन एंगल को हम रेडियन में लिखते हैं, है ना। और सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में लिखते हैं। तो दोनों ही क्वांटिटी का डायमेंशन तो नहीं है बट इनके यूनिट्स हैं। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो दे हैव नो डायमेंशन बट दे हैव यूनिट्स। सो अगर डी ऑप्शन को देखें तो जिसमें लिखा हुआ है यूनिट बट नो डायमेंशन, सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला है द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज़ नियरली। तो यहाँ पे हमें एंगल की बात किया गया है और एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल है हमारा 1 मिनट का। ठीक है, एंगल कितना है, 1 मिनट का है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 के ऊपर एक प्राइम। ठीक है, अब एंगल को देखो मेजर करने के लिए मेनली हमारे पास 3 यूनिट्स होते हैं। एक होता है हमारा डिग्री, ठीक है, एक होता है मिनट और एक होता है हमारा सेकंड। मतलब मिनट और सेकंड को हम तब यूज करते हैं जब एंगल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग द एंगल है। तो अगर हम इन दोनों में, तीनों क्वांटिटी में, इन तीनों में अगर हम एक रिलेशन देखें तो क्या होता है कि जो 1 डिग्री होता है वो होता है हमारा 60 मिनट के इक्वल, एंड 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकेंड के इक्वल। ठीक है, अब हमें देखो किसके किसके बारे में पूछा गया है, हमें बोला गया है 1 मिनट और रेडियन के बीच में रिलेशन, है ना। तो अगर हमें डिग्री में पता होगा तो हम रेडियन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें मेनली ये वाला रिलेशन यूज करना है। तो इसमें हमें देखो है कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है। तो अगर हम 1 मिनट में देखें तो कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये रेडियन में हो जाएगा। तो हमें रेडियन में ही पूछा हुआ है कि 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो पाई हो जाएगा 3.14, दिस इज़ द 60 एंड दिस इज़ द 180। सो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। सो इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके देखोगे तो आपका ये 2.91 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़। तो हमें किसकी यूनिट पूछा है, हमें थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछा है ना। अब थर्मल कंडक्टिविटी की अगर हमें यूनिट चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी का कोई एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका एक रिलेशन पता होना चाहिए विद अदर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा। थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी कौन से चैप्टर में आता है, ये हमारा हीट वाले चैप्टर में आता है। और इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए
हम क्या करते हैं कि सपोज अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, एंड इस कंडक्टर के दोनों एंड का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, दैट इज़ द T1 एंड T2, है ना। तो अगर दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो क्या करेगा, हीट हमारा फ्लो होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इन दोनों एंड के टेम्परेचर का एक डिफरेंस है, that is the T1 minus T2 and this is equals to delta T. So because of this temperature difference the heat will flow in this conductor, और उस हीट के फ्लो होने का जो रेट होगा that is the dq by dt, it is directly proportional to the area, मतलब जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ईजिली हीट फ्लो करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब जितना छोटा लेंथ होगा उतना ईजिली हीट वहाँ पे फ्लो होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही ईजिली हीट का फ्लो होगा। तो अब अगर हम इन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, दैट इज़ द कैपिटल K, एंड दिस K इज़ नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यही जो K है हमारा, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और हमें इसी K का यूनिट बताना है। तो देखते हैं कि हम K को कैसे लिख सकते हैं। तो K को हम लिख सकते हैं dq by dt डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा T इंटू L, है ना। तो यहाँ पे जो dq by dt है दैट इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये होता है पावर, और पावर की यूनिट क्या होती है, दैट इज़ द वॉट। नीचे दिया हुआ है एरिया, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। डेल्टा T इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन। L इज़ द लेंथ, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, है ना। तो मीटर से मीटर कट गया और ये आ जाएगा वॉट मीटर केल्विन, है ना। तो ये हमारे पास आ जाता है वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज़ द ऑप्शन C, वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है अ डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो इसमें एक डैम्पिंग फोर्स के बारे में बोला गया है, और बोला गया है कि ये जो डैम्पिंग फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, है ना। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम वेलोसिटी v। द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी r। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, सपोज दैट कांस्टेंट इज़ k। तो हमें बोला गया है कि ये जो कांस्टेंट K है इसकी यूनिट क्या होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, K की यूनिट हमें निकालना है, तो इसको हम F/v लिख सकते हैं। और फोर्स क्या है, फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन से, और वेलोसिटी है हमारा v। तो मास की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, दैट इज़ द kg। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड इन्वर्स से सेकेंड इन्वर्स कट जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा kg पर सेकेंड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, डेट इज़ द ऑप्शन C, kg पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला गया है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। In a system of unit in which the unit of length is 10 centimeter, unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें दो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट की बात किया गया है। तो बोल रहा है कि एक तो हमारे पास CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, सो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है, और दूसरा हमारे पास कोई एक अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट है। सो सपोज दिस इज द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें कि डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू दिया है कि ये इस CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें बताना है कि यही जो डेंसिटी है वो इस अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जब इसके यूनिट को हम लेंथ को 10 सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, मास को 100 में लिख रहे हैं, तो क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करना है।
वो क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ होना इम्पॉर्टेंट है ना। फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट, है ना, ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड पता है और उस क्वांटिटी की यूनिट पता है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम होता है ना। तो अगर हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट में डेंसिटी को लिखते हैं कि ये N1U1 है, तो इस अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में भी ये क्या होगा, N2U2 होगा, और ये दोनों के दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो पहले वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में N1 हमारा कितना है, 4 है, और यूनिट क्या है इसकी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और U2 मतलब कि जो इसकी यूनिट है उसको क्या बोला गया है कि मास कितना है इसका, मास है इसका 100 ग्राम, और लेंथ कितना है 10, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 10 की पावर 3, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे N2 के लिए, तो N2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10 × 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया हमारा 40 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी, डेट इज़ द 40 यूनिट्स। तो इस अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा हमारा 40 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0 इज। तो बहुत ही सिंपल सा पूछा गया है कि ε0 डेट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और हमें इसका यूनिट पूछा गया है ना। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किस चैप्टर में आता है, ये हमारा सबसे 12th के फर्स्ट चैप्टर में आता है, जो कि है इलेक्ट्रिक फोर्स वाला चैप्टर, है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पता है कि ये होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। हमें क्या चाहिए, हमें इस ε0 की यूनिट चाहिए, तो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। सो ε0 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई f इंटू r², है ना। अब अगर हम इनके यूनिट की बात करें तो Q1 क्या है, एक चार्ज है, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब। Q2 भी एक चार्ज है तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब, तो ये हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और r² मतलब कि मीटर का स्क्वायर, है ना। तो इसमें से हमारा ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर 2। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा ये वाला आई थिंक ये हमें चेंज करने का ज़रूरत नहीं था, ये हमारा मैच कर रहा है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इन SI यूनिट इज। तो ये तो सबको पता है कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है ना, क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया है, तो प्लैंक कांस्टेंट हमारा क्या होता है, डेट इज़ द 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है द यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो टर्म है थोड़ा सा एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टर्म जैसा दिख रहा है, बट ये टर्म हमारा किस चैप्टर में आता है, ये हमारा आता है अगेन हीट वाले चैप्टर में। और ये कब होता है, जब हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, सपोज दैट बॉडी हैव सम टेम्परेचर T, तो ये बॉडी क्या करेगा, ये हीट को रेडिएट करेगा, है ना। और जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन होगा, जिस रेट पे ये हीट को रेडिएट करेगा, डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज़ द एरिया ऑफ दिस बॉडी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T⁴, है ना। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, और उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं
सो उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं सिग्मा से। सो दिस सिग्मा इज नोन एज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और हमें इसी सिग्मा का यूनिट निकालना है। तो सिग्मा को हम डिफाइन कैसे करेंगे, दैट विल बी ई बाई टी डिवाइडेड बाई ए टी रेज टू पावर 4, है ना। और ई बाई टी क्या है एक्चुअली में, डेट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगा, डेट इज़ द पावर, और पावर की यूनिट क्या हो जाती है, वॉट। एरिया को हम कैसे करेंगे, मीटर स्क्वायर से, और टेम्परेचर मीन्स द केल्विन के टू द पावर 4, है ना। तो अब इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, दैट इज़ द ऑप्शन ए, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. The unit of force in this system will be equivalent to। ठीक है, तो ये हमारा वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने एक पहले क्वेश्चन किया जिसमें 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट की बात किया गया था। बट उस वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, उसमें हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना था। और इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है, हमें इसका यूनिट निकालना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक कोई पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें कि लेंथ को 10 सेंटीमीटर में लिखा जा रहा है, मास को 10 ग्राम में लिखा जा रहा है, और टाइम को 0.1 सेकेंड में लिखा जा रहा है। तो बोल रहा है द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट विल बी इक्विवेलेंट टू। तो अब बोल रहा है कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो यूनिट ऑफ फोर्स होगा, ओके, यूनिट ऑफ फोर्स मीन्स सॉरी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड इस सिस्टम ऑफ यूनिट में इस फोर्स का कितना होगा। ठीक है, तो हम अगर बात करें MKS सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में हम फोर्स की यूनिट को क्या लिखते हैं, तो फोर्स हमारा होता है MLT टू द पावर -2, है ना, ये इसका डायमेंशन होता है। तो अगर हम इसकी यूनिट लिखें तो ये हो जाता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब अगर हम इस वाले सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो हमारे पास पता है कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, MLT टू द पावर -2, है ना। मास को क्या बोल रहा है कि 10 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि लेंथ को बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। और टाइम है जो कि है हमारा 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो t की पावर -2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा 10/10 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, और ये 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर, है ना। तो 0 से 0 देखो कट गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, सो डैट इज़ द 1/10 मीन्स 0.1, और साथ में आ रहा है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट मीन्स, और इस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, सो डैट इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो फोर्स होगा उसका यूनिट क्या होगा, डैट इज़ द 0.1 न्यूटन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11th, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इसमें बोला है कि इफ़ x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, मतलब कि कोई x डिस्टेंस है डेट इज़ द ट्रेवल बाय बॉडी इन किलोमीटर। तो x को बोल रहा है कि ये किस में है, ये किलोमीटर में है, और t इज़ द टाइम इन सेकेंड। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ b, तो बोल रहा है हमें कि b की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें 2 कांस्टेंट दिख रहा है, एक a है एक b है ना। तो हमें ना तो a का यूनिट पता है ना तो हमें b का यूनिट पता है। बट यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी सेम यूनिट के होते हैं या फिर सेम डायमेंशन के होते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, उन्हीं क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड उन्हीं क्वांटिटी को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो 3 चीज़ों का बात किया गया है, एक है हमारा x, दूसरा है AT और तीसरा है BT स्क्वायर। तो AT और BT को ऐड किया, AT और BT स्क्वायर को ऐड किया गया है, मतलब कि इनका जो डायमेंशन या फिर इनका जो यूनिट होगा वो सेम होगा, और इनको x के साथ इक्वेट किया गया है, मतलब इनका
यूनिट या डायमेंशन x के इक्वल होगा। तो ये रिलेशन को यूज करके, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम ईजिली a और b दोनों का ही यूनिट निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहले इस वाले रिलेशन को यूज करते हैं, तो इसको यूज करेंगे तो क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू a इंटू टी, है ना। तो x को किस में लिखा जा रहा है, x को किलोमीटर में लिखा जा रहा है, a हो गया, और टाइम को सेकंड में लिखा जा रहा है, तो ये s हो गया। तो a की यूनिट क्या हो जाएगी, डेट इज़ द किलोमीटर पर सेकेंड। अब अगर हम दूसरे वाले को इक्वेट करें AT इक्वल्स टू BT स्क्वायर को, तो हमें b की यूनिट चाहिए, दैट इज़ द AT डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, है ना। तो t से t कट जाएगा, ये आ जाएगा a बाई टी, और a की यूनिट हमने निकाला है, डेट इज़ द किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम है तो टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड, सो डेट इज़ द किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेट इज़ द ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो आप अगर आगे के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।